नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई है। सीबीआई जांच का 13वां दिन है और एक बार फिर पीड़िता के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारी सीमा पाहुजा भी गांव पहुंची हैं। एक बार फिर से पीड़िता के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। महिला टीम इस पूरे मामले को लेकर लीड कर रही है। सीबीआई की टीम गांव के अलग अलग लोगों से अब पूछताछ कर रही है। इससे पहले आरोपी पीड़िता के परिवार से पूछताछ हो चुकी है। उनके घर की भी जो आरोपी है उनके घर की भी छानबीन हुई थी। और अब देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सीबीआई जांच का 13वां दिन हो चुका है। लगातार अस्थायी दफ्तर से ही पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है जांच पड़ताल का वो लगातार जारी है। इस बीच एक बार फिर से गांव में मौजूद है और हाथरस कांड में सीबीआई जांच के अभी 13वां दिन, जिसमें अधिकारी लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहे। एक बार फिर से पीड़िता के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और पीड़िता के घर के साथ साथ बाकी के जो गांव के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 13वां दिन है आज सीबीआई की पूछताछ का। एक बार फिर से पीड़िता के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। ये तस्वीरें आपके सामने सीबीआई की टीम की। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची और गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ चल रही है। सीबीआई जांच के 13वें दिन अब गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है टीम। अलग अलग लोगों से पूछताछ कर जो तमाम तथ्य हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई टीम के अधिकारी सीमा पाहुजा इस वक्त गांव में मौजूद है। सीमा पाहुजा के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं टीम जांच पड़ताल करे। शुभम मेरे सहयोगी मेरे साथ है। शुभम, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रहा आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज सीबीआई की टीम का 13वां दिन है और 13वें दिन सीबीआई सबसे पहले गांव पहुंचती है और गांव में जो माहौल है उसको देखते हुए बता दें कि अभी गांव में पहुंची है और थोड़ी देर पहले ही और जो ग्रामीण है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि आज से पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीबीआई लगातार इसमें तेजी ला रही है और सीबीआई को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसको लेकर उसने और तेजी लाई है। और सबसे पहले सीबीआई जो पीड़िता के परिवारों से भी मिली थी, आरोपियों से भी मिली थी, प्रत्यक्षदर्शी उनसे भी मिली थी और जो उससे पहले गांव के लोगों को बुलाया भी गया था अपने कार्यालय पर। लेकिन आज सीबीआई गांव में आई है और अलग अलग गांव के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं कितने गांव के लोगों को कवर किया जा रहा है? पीड़िता आरोपी कहाँ मतलब कौन कौन से गाँव कवर किए जा रहे हैं अभी टीम की ओर से? जी, जो पीड़िता का गांव है पूरे गांव में जगह जगह टीम जा रही है और जो ग्रामीण के घर के आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूरे गांव में अलग अलग तरह से जो टीम में बनाकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के पास पहुंची है सीबीआई और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो सीबीआई की टीम ने अब तक कई पहलुओं को छू लिया है। पीड़िता के परिवार से पहले पूछताछ हुई, इसके अलावा मौका वारदात पर पहुंचकर पूछताछ हुई परिवार के लोगों से, जो पीड़ित परिवार है उनके लोगों से पूछताछ हुई और आरोपी पक्ष के घर में छानबीन हुई, उनके लोगों से पूछताछ हुई, फिर आरोपी से जेल जाकर भी पूछताछ की। अब गाँव के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब अभी तक कोई और अपडेट, कोई ठोस जानकारी जो आप तक पहुंची हो? जी बिल्कुल, जब से जो प्रत्यक्षदर्शी सामने आया था और प्रत्यक्षदर्शी ने जो खुद को बताया था कि वो मौके पर था जिस समय ये घटना हुई, उसके तुरंत बाद जब उसने देखा था तो उसने बताया था कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय पीड़िता का भाई और उसकी मां मौके पर थी। जैसे ही उसने कहा था उसके बाद ग्रामीणों की से भी इसी बात की तस्दीक की जा रही थी और लगातार जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से भी 4 बार पूछताछ हुई है और जो आरोपी है उनसे भी, आरोपी के परिजनों से भी पूछताछ हुई है। उसके बाद लगातार सीबीआई लगी हुई है और लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ठोस सबूत जरूर सीबीआई के हाथ लगा है, इसलिए ग्रामीणों से इन्विटेशन भी कर रही है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जरूर कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीबीआई जांच का 13वां दिन है। एक बार फिर पीड़िता के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। मुख्तार अंसारी के बाद दहशत में है माफिया अतीक अहमद। अतीक अहमद ने न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपील की है। खराब स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए अहमदाबाद से प्रयागराज की 1450 किलोमीटर की दूरी का भी वास्ता दिया। प्रदेश सरकार की लगातार हो रही कार्रवाई से माफिया और गुंडों में खौफ पैदा हो रहा है। दहशत का माहौल इस वक्त है और यही वजह है कि ऐसे माफिया भी अब कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है। अहमदाबाद से प्रयागराज की 1450 किलोमीटर की दूरी का वास्ता दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बाद में अब अतीक अहमद दहशत में है। मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद, आपको बता दें कि अतीक अहमद के ठिकानों पर और उसके गुर्गों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। खराब स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों का अब हवाला अतीक अहमद दे रहा है।
अहमदाबाद से प्रयागराज की 1450 किलोमीटर की दूरी का वास्ता दे रहा है वो, और कह रहे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी को मंजूर किया जाए। मुख्तार अंसारी की बात दहशत में इस वक्त माफिया अतीक अहमद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में अपनी पेशी की अपील कर रहा है। खराब स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों का हवाला भी दे रहा है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर है। अवनीश, अतीक अहमद इस वक्त डरे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सब बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखें, अलग अलग कई बीमारियों का जिक्र है और ये बताया जा रहा है कि इन बीमारियों के चलते वो उत्तर प्रदेश में कई सारे जो मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, चाहे कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, फतेहपुर में हो, कौशाम्बी में हो, इन तमाम मुकदमों में पैरवी में नहीं आ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहीं पर, यानी गुजरात की जेल में जहां उनको शिफ्ट किया गया है, वहीं पर रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तमाम मामलों की सुनवाई हो। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ही चाहती है कि अतीक अहमद को वापस उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जाए और यहीं रहते हुए तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से और तमाम दूसरे अन्य तकनीकी माध्यमों से इसको जल्द से जल्द जो है इसकी सुनवाई की जाए और उनको सजा दिलाई जाए। अब इन तमाम चीजों से बचने के लिए बहानेबाजी करने की कोशिश कहीं ना कहीं है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से मुख्तार अंसारी के प्रकरण में पंजाब से बी वारंट पर मऊ की पुलिस उनको लाना चाहती थी उत्तर प्रदेश, लेकिन उसमें भी कई सारे कानूनी और तकनीकी दांवपेच किए गए और उसी के बाद फिर अब 3 महीने का बेड रेस्ट गया मुख्तार अंसारी को। 3 महीने तक उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं ला पाएगी उत्तर प्रदेश की सीमा में। तो ऐसे में तमाम सारे इस तरह के जो माफिया हैं सरकार की कार्रवाई से कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और इस तरीके की बहानेबाजी या इस तरीके के कहें तो तिगड़म, तकनीकी तिगड़म अगर इसको कहें करने की कोशिश, ताकि वो अपना बचाव कर सके। अच्छा, डर किस बात का लग रहा है? ऐसा क्या अंदेशा है इस वक्त अतीक अहमद को? देखिए, डर बहुत साफ तरीके का है कि अगर वो कार्रवाई करने जाते हैं, मसलन तमाम सारे मामलों में जो उनके खिलाफ दर्ज होते हैं, गवाहों को धमकाते हैं ये लोग, या फिर मुकदमे में जो पैरवी करने वाली टीम है उसको प्रभावित करते हैं, तो अलग तरीके से किस तरीके से मुकदमों से बाहर हो जाए इसकी कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं। और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन मामलों में सुनवाई हो। मतलब क्योंकि जनप्रतिनिधि रहते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या हैं उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको स्पेशल MP MLA कोर्ट में या जो इलाहाबाद में है उसमें उसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई करके उन मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में उन मामलों में जब त्वरित कार्रवाई चल रही है, बार बार अदालत इन लोगों को पेश होने के लिए कहती है, एविडेंसेस के लिए कहती है, गवाही कराने के लिए कहती है, तब ये लोग कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी कड़ी में पहले मुख्तार अंसारी और अब अतीक अहमद भी बचने की जुगत में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है। हटाए गए LDA-VC शिवाकांत द्विवेदी। सरकार ने अचानक से LDA-VC शिवाकांत को हटा दिया है। DM लखनऊ अभिषेक प्रकाश को LDA-VC का पदभार सौंपा गया है। अचानक से LDA-VC शिवाकांत द्विवेदी को हटाया गया पद से। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश को ही LDA-VC का पदभार फिलहाल सौंपा गया है। अचानक से ही द्विवेदी को हटाने का फैसला लिया गया। खबर लखनऊ से। हटाए गए हैं LDA-VC शिवाकांत द्विवेदी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC शिवाकांत द्विवेदी को हटाया गया और DM अभिषेक प्रकाश को ही इसका पदभार सौंपा गया है। अश्विनी मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अश्विनी, पूरी जानकारी चाहेंगे। शिवाकांत द्विवेदी को हटाने के पीछे कोई खास वजह, कोई विवाद? निश्चित तौर बता दूं आपको, शिवाकांत द्विवेदी जो हैं इससे PN सिंह थे उनको हटाया गया था, उनको DM आगरा बनाए थे। उसके बाद शिवाकांत द्विवेदी को यहाँ लाया गया था। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम तरह की शिकायतें शासन से सरकार से लगातार हो रही थी। तमाम जो अवैध निर्माण उनको लेकर के शिकायतें हो रही थी, तमाम अन्य की चीजें थी इनको लेकर के तमाम जो CM पोर्टल वहाँ शिकायत की गई थी। इसके बाद एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और जो VC LDA थे उनको हटा दिया गया और DM लखनऊ को अभी चार्ज दिया था। हालांकि अभी जो DM लखनऊ चार्ज लेने के लिए पहुंच चुके हैं और वो इस समय चार्ज ले रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल। और देर शाम गोरखपुर रवाना होंगे CM योगी। गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में करेंगे पूजा। महानिशा और शस्त्र पूजन करेंगे CM योगी। अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन, शस्त्र पूजन और हवन यज्ञ करेंगे। महानिशा और शस्त्र पूजन करेंगे CM योगी। इससे पहले कलश स्थापना की थी। देर शाम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल अष्टमी है और अष्टमी के दिन गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में पूजा करेंगे CM योगी आदित्यनाथ। महानिशा और शस्त्र पूजन CM योगी अष्टमी के दिन करेंगे, जिसके लिए आज देर शाम ही गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और आज वहीं पर ही विश्राम करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में अष्टमी के दिन पूजा करेंगे। महानिशा और शस्त्र पूजन करेंगे CM योगी अष्टमी के दिन।
देर शाम गोरखपुर रवाना होंगे सीएम योगी। से पहले भी आपने कई दफा सीएम योगी की भक्ति देखी होगी और आमतौर पर जब भी कोई खास त्योहार होता है हमेशा गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इस बार भी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, महानिशा और शस्त्र पूजन करेंगे और उसी के लिए देर शाम गोरखपुर रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। और महिला सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम। यूपी में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन, वर्चुअल तरीके से सीएम योगी ने किया उद्घाटन। यूपी के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, मिशन शक्ति का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। 1535 थानों में हेल्प डेस्क का शुभारंभ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। विचार कभी मरते नहीं है, सीएम योगी ने कहा। अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती हैं। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो। एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने अलग अलग जिलों में बातचीत भी की है और ये तस्वीरें भी महिला डेस्क का जो उद्घाटन हुआ उसकी तस्वीरें हैं। रायबरेली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, आगरा और महाराजगंज की तस्वीरें हैं। मिशन शक्ति अभियान का असर दिखा है। महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ होते ही फायदा हो रहा है। पहली शिकायत लेकर जो पहुंची थी महिला, उसकी तुरंत सुनवाई हुई। महिला हेल्प डेस्क की पीड़ित महिला ने इसकी सराहना भी की है। हेल्प डेस्क का आगाज हुआ है। देखिए, अभी 180 दिनों तक मिशन शक्ति अभियान का आगाज सीएम योगी ने किया है।
महिला सुरक्षा और महिला को सशक्त बनाने को लेकर, उसको जागरूक बनाने को लेकर। और इसी मद्देनजर अब हेल्प डेस्क की भी शुरुआत हुई है और एक पीड़िता ने इसी हेल्प डेस्क का सहारा भी लिया और उसने जो जवाब उसको मिला या जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, जिस तरह से उसकी बात को सुनी गई, उसके बाद उसने इस कदम की सराहना भी की है। लेकिन महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन के दौरान सीएम नाराज नजर आए। बरेली की कुछ महिलाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना था कार्यक्रम में और ये जो सिलसिला था वो टूटा। अधिकारी लगातार दौड़ लगाते रहे लेकिन मीटिंग में जगह नहीं मिल पाई। लाइन नहीं जुड़ पाने से सीएम योगी ने नाराजगी जताई। बरेली कोतवाली में आयोजित था महिला हेल्प डेस्क कार्यक्रम। महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए प्रशस्ति पत्र जारी हुए हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रशस्ति पत्र देकर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार मिशन शक्ति के नाम से महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को सम्मान देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक योजना चलाई है, नारी शक्ति, मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं, बेटियां, नारियां किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी विद्यार्थी हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रही हैं उनका सम्मान बढ़े हुए, स्वावलंबी बने। खबर लखीमपुर खीरी, जहां एमएलए मंजू त्यागी को गुस्सा आ गया। बीजेपी विधायक ने धान क्रय केंद्र पर फेंकी कुर्सी। निरीक्षण करने पहुंची थी एमएलए मंजू त्यागी। किसानों की शिकायत पर पहुंची धान क्रय केंद्र और यहीं पर ही हंगामा करते हुए कुर्सी फेंक दी। धान बेचे किसान है, ये तो किसान है। धान ले और आप यहाँ मौजूद नहीं है तो बिल्कुल कराएंगे, एफआईआर भी कराएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर करा के उस पे केस भी करवाएंगे, वो जेल के अंदर जाएगा। हमारी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण हम करें जो हमारे किसानों के धान का चोरी कर रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी, वो चतुर्वेदी जी हो या कोई भी हो। अगर सेंटर इंचार्ज अपनी ईमानदारी से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करी जाएगी। बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे की जमानत याचिका खारिज हो गई। विशेष न्यायाधीश दस्यूं प्रभावित कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। शिवम दुबे पर हत्या, डकैती समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है और अब उसकी याचिका भी खारिज।